ये मिस्टर ए हैज लॉस्ट हिज रेगुलर बिजनेस 8 लाख रुपीज। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन है। अच्छा आर एस का ये है, ठीक है। इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है, आया स्क्रीन पे। हाँ सर। In a case of Indian citizen who leaves India during the previous year for employment outside India, the period of 60 days shall be substituted by 182। very good। 182 days। क्या इसको सिर्फ 60 डेज वाला ऑप्शन ही तो नहीं है? जॉब के लिए बाहर जाए, या इंडियन ओरिजिन का आदमी बाहर से इंडिया घूमने आए, या फिर सॉरी क्या कहता हूँ, हाँ इंडियन क्रू का मेंबर और बाहर जाए, उनके लिए तो 60 डेज वाला कहानी है ही नहीं। When Mr. Balu paid royalty to Dr. Peter of Sweden for use of know-how in India, such payment is accruing in India, ना? एक से हाँ बेटा, so know-how अच्छा use इंडिया कहाँ में हुआ दिया है? सॉरी सर। हाँ, तो इनकम कहाँ जनरेट हो रहा है? इंडिया में। एक मिनट नहीं, हाँ मिस्टर पीटर का नो हाउ इंडिया में यूज हो रहा है, तो उसका इनकम जनरेट कहाँ से हो रहा है? इंडिया से ना, तो उसको टैक्सेबल तो होगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एक्रूड और रिसीव दोनों में से एक भी चीज हो जाए तो कमाई इंडिया से जनरेट, इंडिया में मिल रहा है या काम इंडिया में हो रहा है, तो उसका टैक्स ऑलवेज इंडिया में सब देगा। ठीक है, याद आ गया? हाँ सर। Mrs. Jyoti, age 23, got married and left India to join her husband in United Kingdom on 10 जून 2023. She has never left India earlier. वो इंडिया पहले कभी नहीं छोड़ी है, तो पहली बार 10 जून 2023 को गई है। ठीक है, हमको 24-25 असेसमेंट ईयर का उसका आरएस बताना है। पहली बार 10 जून को गई है, मतलब अप्रैल का 30 दिन पूरा रही है, मई का 31 दिन पूरा रही है, और जून का 10 दिन रही है, क्योंकि जिस दिन इंडिया से गई है वो भी इंडिया में ही गिनते हैं, तो वो 10वां दिन इंडिया में गिना जाएगा। तो इंडिया में कितना दिन रही है? 60, 70, 71। तो पहला 182 डेज वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेक्शन 61 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 61A। लेकिन 61B क्या बोलता है? सर आपको 60 दिन इंडिया में रहना है, प्लस उसके पिछले 4 साल मिला के 365 दिन इंडिया में रहना है। और ये रूल, सेकंड वाला रूल किनके लिए नहीं है? सर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़े, या फिर इंडियन क्रू का मेंबर हो, या फिर इंडियन ओरिजिन का आदमी हो जो फॉरेन में पैदा हुआ इंडिया विजिट करने आया है। सर ये ज्योति तीनों ही केस में फॉल नहीं कर रही है। ये इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं छोड़ रही है बेटा, और न वो क्रू मेंबर है। शी इज लिविंग इंडिया फॉर मैरिज पर्पस, तो उसके लिए वो एक्सेप्शन वाला बात नहीं है, उसके लिए दोनों कंडीशन है। तो 182 तो साबित नहीं करे, बट 60 + 65 कर रही है क्या? हाँ 60 तो कर ही रही है। अब सर पहली बार इंडिया छोड़ी है, तो उसके प्रीवियस के जो 4 प्रीवियस ईयर है वो सब मिला के 365 छोड़िए, हर साल 365 हो रहा है उसका। तो इंडियन भी और पक्की इंडियन भी है। अच्छा पहले तो इंडियन साबित हो गई, रेसिडेंट साबित हो गई। अब वो कच्ची पक्की क्या है? कच्चा पक्का का रूल क्या है बेटा? 10 साल में 2 साल रेसिडेंट साबित होना, 10 PPY प्रीवियस के जो पिछले 10 प्रीवियस ईयर है, PPY प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उनमें 10 में से 2 साल रेसिडेंट साबित हो, और 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहे। दोनों साबित हो रहे हैं क्या? दोनों साबित होना जरूरी है ऑर्डिनरी होने के लिए? हाँ हो रहा है सर। पहली बार इंडिया छोड़ी है सर, तो पिछले 10 साल ही वो रेसिडेंट है, और हर टोटल मिला के 700 से छोड़िए, बहुत ज्यादा दिन रही है वो, तो वो पक्की रेसिडेंट भी ऑर्डिनरी है, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, हाँ सर। अब ये MCQ है बेटा, खाली आंसर मत मार्क करके आ जाना, ये रूल लिखाना। सर इतना कैलकुलेशन थोड़ी दिखाएंगे, बस ये कैलकुलेशन दिखाना 71 वाला, अब बताना कि वो पहली बार इंडिया छोड़ी है इसलिए 365 तो एवरी ईयर रही होगी। टोटल मिला के 365 छोड़ो तो एवरी ईयर 365 रही है, और क्योंकि वो पहली बार इंडिया छोड़ी है तो सेक्शन ऑर्डिनरी वाला भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बस इतना लिख देना एक डेडलाइन में। नेक्स्ट बोला है डोमेस्टिक कंपनी मीन्स an Indian company, foreign company, non-resident company, none of the above. Sir, Indian company. फालतू टाइप पास MCQ। 4 का B A ठीक है। बोला when a person stays less than 182 days in India, yet all his income accrued in India is taxable,
ट्रू और फॉल्स? आदमी 182 डेज से कम इंडिया में रहा है, लेकिन उसका इनकम पूरा एक्रूड इंडिया में हो रहा है। सर वो एक भी दिन इंडिया में नहीं रहे, Taxable इंडिया में एक्रूड होते तो हमेशा टैक्सेबल होगा ना। True, sir. एक्रूड और रिसीव दोनों में से कुछ भी हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट के लिए भी, तो भी तो टैक्सेबल है ना? Yes, sir. तो सर ये ट्रू है। चलो ठीक है। रिचर्ड, जिसका एज 34 है, is a foreign citizen who came to India for the first time and stayed for 100 days in the financial year 23-24. What is his residence status for assessment year 24-25? फॉरेन सिटीजन है, इंडिया है सर। यानी वो इंडियन ओरिजिन का आदमी नहीं है। बोला नहीं है ना कि उसके दादा पापा मम्मी दादा दादी इंडियन अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो सर पिछला साल 60 दिन देखिए, उसके पिछले 4 साल मिला के 365। सर पिछला साल तो 60 दिन हो रहा है, क्योंकि 100 डेज रहा है वो 23-24 में। लेकिन सर पिछला 4 साल मिला के 365 क्या वो एक दिन भी नहीं रहा, क्योंकि पहली बार इंडिया है फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? तो 182 वाला भी साबित नहीं कर रहा, 60 + 3 65 वाला भी साबित नहीं कर पा रहा। तो ही इज अ नॉन रेसिडेंट। एनआरआई है ना, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडिया। हम लोग बचपन में एनआरआई का फुल फॉर्म क्या बोलते थे पता है? नॉन रिलायबल इंडियन, जो जिससे भरोसा नहीं कर सकते। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें फटाफट, ताकि फिर डिडक्शन में जा सके। 2-3 प्रैक्टिकल कर ले, ज्यादा पेज है भी नहीं। मिस्टर जेफ इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए, केम टू इंडिया फॉर 80 डेज, 90 डेज, 110 डेज एंड 130 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21। हाँ 19-20, 21-22, 22-23 एंड 23-24। मतलब बीच में एक ईयर गायब है ना, 20-21। डिटरमाइन इज आरएस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। एक तो ये सिटीजन ऑफ यूएसए केम टू इंडिया, कोई जो भी है, ठीक है। तो पहला तो प्रीवियस ईयर चेक करो। प्रीवियस ईयर 23-24 में 130 दिन रहा है, माने 182 से तो कम। तो पहला कंडीशन तो नहीं कर रहा है, क्या सेकंड कंडीशन कर रहा है? हाँ 60 वाला तो कर रहा है। अब देखो + 365 हो रहा है क्या प्रीवियस के? कितने प्रीवियस ईयर मिला के? 4। एक तो 0 ही हो गया, 20-21 तो, लेकिन ठीक है बाकी है सर 330 हो रहा है। हाँ 330 हो रहा है। 80 + 90 110, 280 हो रही है सर 480 हो रहा है। हाँ ओह सॉरी सर। बेटा 110 + 90 200। नहीं मैं 130 से ना 130 नहीं, प्रीवियस के 4 प्रीवियस ईयर, PPY प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। हाँ 280 हो रहा है। 280 हो रहा है, तो नहीं हो रहा है 365 भी, माने ये नॉन रेसिडेंट है, ठीक है ना? हाँ ये देखो इसका आंसर वही है। बाद बाकी लिखा कैसे? तो देखो पहले रूल लिखा, देखो एक एक लाइन करके रूल लिख दिया। पहले रेसिडेंट साबित हो तब तो ऑर्डिनरी का भी रूल लिखेंगे, वरना ऑर्डिनरी का रूल में जाना ही नहीं है। हाँ। ये ट्रिक समझ लो, सारा रूल मत लिखाना, वहाँ टैक्स का किताब रख के मत आ जाना कि पढ़ लीजिए, टीचर को दे दिया आप ही पढ़ लीजिए, जो समझ में आए देख लीजिए। तो यहाँ पे खाली जब आरएस साहब, पहले आरएस तो साबित हो, आरएस होता तो हम ऑर्डिनरी का भी रूल लिखता, फिर ऑर्डिनरी का भी कैलकुलेशन दिखाता। तो पहले हम, अब ट्रिक देखो लिखने का, हम क्या लिख दिया? रूल लिख दिया। देखो ये लोग भी कहीं सेक्शन, यहाँ सेक्शन 6 लिखा है, आप नहीं भी लिखो तो चलेगा। अब बोला क्योंकि वो 182 डेज से कम रहा है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेकंड वाला में वो 60 डेज से ज्यादा रहा है, 130 डेज, लेकिन बाकी मिला के 280 हो रहा है, यानी 365 नहीं हो रहा। 4 PPY, 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर, तो यानी वो नॉन रेसिडेंट, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट करें फटाक से। अब यहाँ पे वो बताना है कि मिस्टर टेलर है, यूके का सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, वेरी गुड, ये सब बता दिया। असेसमेंट ईयर 19-20 का, बाप रे क्या लोग हैं। हाँ ठीक है, उस ईयर में आया ना, ठीक है। 19-20 असेसमेंट ईयर का फॉलोइंग डिटेल फर्निश्ड बाय हिम। अब आपको बताना है इसका कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। नॉन रेसिडेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है।
ओआर नहीं है, एनओआर नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी भी नहीं है, नॉन रेसिडेंट। चलो ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट इन मुंबई 60% रिसीव्ड इन यूएसए, मतलब 40% रिसीव्ड हुए 40% का है। इंडिया में, है ना? हाँ सर। 40% इंडिया में टैक्सेबल होगा उसके लिए, रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ बेटा जी मेरे ब्लफ में फंसा मत करो हर समय। उसका बिजनेस ही कैरिड आउट इन इंडिया, मतलब इनकम कहाँ एक्रूड हुआ है? इंडिया में। तो फिर एक्रूड रिसीव कुछ में, दोनों में से कुछ भी एक हो जाए, पूरा इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। ओ, हम ब्लफ देंगे बीच बीच में, मेरे ब्लफ में मत फंसो। हर चीज में हाँ सर हाँ सर नहीं, मतलब हर बार सर इज राइट जरूरी नहीं है। हम गेम खेल रहे हैं आपके साथ। बेटा जी पहला चीज हमेशा चेक करो, एक्रूड या रिसीव, दोनों में से एक भी बात इंडिया से हो रहा है क्या? कमाई इंडिया से जनरेट और इंडिया में रिसीव, दोनों में से एक भी चीज इंडिया में हो रहा है, वो बाहर में जाए, कोई भी है, जॉन जॉनी जनार्दन, उसको इंडिया में टैक्स देना है। समझ में आया? हाँ सर। दूसरा चीज देखोगे कि दोनों बार है, एक्रूड भी बार, रिसीव बार, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है, तो फिर इंडियन टैक्स देगा, रेसिडेंट टैक्स देगा, फिर चाहे वो ओआर हो चाहे एनओआर हो, नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। और सर तीनों चीज बाहर से है, एक्रूड, रिसीव, कंट्रोल, तब फिर पक्का इंडियन देगा, बाकी दोनों नहीं देगा। ये याद होगा। और आखिरी बात, कोई और ईयर का इनकम अब रेमिटेंस का बात बोल रहे हैं, वो कभी भी टैक्स नहीं है किसी के भी याद। 4 लाइन का रूल याद करवा रहे हैं, 4 लाइन का रूल। एक्रूड, रिसीव दोनों तो कुछ भी इंडिया से ऑलवेज टैक्सेबल है हर एक आदमी के लिए, फिर वो कोई भी हो। दोनों चीज बाहर, एक्रूड, रिसीव, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से, तो रेसिडेंट टैक्स देगा, मतलब ओआर और एनओआर देगा, नॉन रेसिडेंट नहीं देगा, एनआर नहीं देगा। तीनों चीज बाहर से है, एक्रूड, रिसीव, कंट्रोल, तो पक्का इंडियन देगा, मतलब ओआर देगा, एनओआर नॉट ऑर्डिनरी और एनआर नॉन रेसिडेंट दोनों ही नहीं देगा। और अगर कोई और ईयर का इनकम अब इंडिया में रेमिटेंस का बात बताया जा रहा है, वो कोई भी टैक्स नहीं देगा। ठीक है? हाँ सर। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन न्यू जर्सी, माने इनकम जनरेट कहाँ से, इनकम एक्रूड कहाँ हो रहा है? न्यू जर्सी, इंडिया के बाहर। ठीक है? कलेक्टेड देयर, तो पैसा रिसीव भी कहाँ हो रहा है? न्यू जर्सी। बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। हम क्या बोला था, लेटर ऑन रेमिटेड का केस में क्या होगा? पक्का इंडियन देगा। कोई नहीं देगा, कोई नहीं आप देगा। क्या कर रहे हो? इस चैप्टर में नंबर खोना पाप है, और हम लोग हिंदू धर्म को बिलीव करते हैं, पाप पुण्य मानो। सर लेटर ऑन मतलब उसी साल की होगा तभी। लेटर ऑन का मतलब क्या होता है? कोई और प्रीवियस ईयर का पैसा इस प्रीवियस ईयर में रेमिट होगा। अच्छा। लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। ओके। ठीक है? ठीक है सर। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा का एक ही केस है, लेटर ऑन रेमिटेड, बाकी पूरा। ठीक है? हाँ सर। ऊपर एक टॉपिक छूट गया था, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ जेनिथ प्राइवेट लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, सेल प्रोसीड वे रिसीव्ड इन यूके। सर शेयर कहाँ का, कौन सी कंपनी का? इंडिया का, मतलब इनकम एक्रूड कहाँ हो गया? इंडिया। हाँ तो बस टैक्स देना पड़ेगा, तो कोई भी हो। ठीक है? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एमएनओ लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। सर इंडिया में टैक्स देगा। डिविडेंड रिसीव माने इनकम कहाँ जनरेट हो रहा है, ये काम कहाँ हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है? हाँ इंडिया। हाँ पैसा लगाया गया इंडिया में, टैक्स दो भैया। रॉयल्टी रिसीव्ड इन यूके, मतलब मिला यूके में, फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, फॉर यूज ऑफ ट्रेडमार्क फॉर बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया। सर सब कुछ पढ़ के साफ समझ में आ रहा है, फुल्ली टैक्सेबल इन इंडिया, 6 लाख भी पूरा टैक्सेबल इंडिया में। ठीक है? हाँ। यहाँ तक हो गया। लास्ट आइटम, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड इन यूके फ्रॉम एसएनटी लिमिटेड, इंडियन कंपनी, द लोन वाज यूज्ड बाय एसएनटी लिमिटेड फॉर बिजनेस कैरिड आउट इन दुबई। तो पैसा लगा, कमाए कहाँ, मिला कहाँ हाथ में? यूके में। एसएनटी ठीक है इंडियन कंपनी है मान लिया, लेकिन वो पैसा लगाया भी कहाँ है? दुबई में। तो मतलब एक्रूड भी बाहर, रिसीव्ड भी बाहर। ठीक है? हाँ।
लेकिन बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया से। इंडिया से। तो कौन टैक्स देता? सर दोनों इंडियन देते, दोनों रेसिडेंट देते OR and OR, लेकिन ये तो नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए नो टैक्स है। समझे हाँ सर। बेटा जी? ये देखो, ये नॉट टैक्स है, तो उसका कुल मिला के इंडिया में टोटल इनकम 17 लाख टैक्स है। ऐसा ऐसा सम आएगा। अब अगला आप लोग करोगे ऐसा ही है। देखो Yes, यहाँ sir. पर भी वही दिया, और ये 7 नंबर का सीधा क्वेश्चन है। पहले 5-5 नंबर का आता था, न्यू सिलेबस में अब सीधा 7-7 नंबर में है। 1-2 आइटम बढ़, जैसे ऊपर वाला 7 नंबर का ही था। ये देखो, ये रहा। ठीक है? हाँ सर। हाँ तो करो इसको अच्छे से। RS का 7 नंबर दे दिया ना, बल्ले बल्ले है। ऐसा क्वेश्चन देगा, खट 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 नंबर है, टाइम भी लगेगा कम। देखो कितना और बढ़िया सॉल्यूशन करने का तरीका है। ब्रैकेट में रीजन, यही रीजन कर दिया, नीचे नोट का झमेला नहीं करके। तो चाहो तो ये भी करके आ सकते हो, चाहो तो नीचे भी नोट दे के आ सकते हो। देखो सारे क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है, डेज कैलकुलेशन का कम ही आ रहा है क्वेश्चन, सारा यही आ रहा है। पैसा कहाँ मिला, टैक्सेबल है कि नहीं, कहाँ एक्रूड हुआ, टैक्सेबल है कि नहीं, कंट्रोल कहाँ से, टैक्सेबल है कि नहीं। देखो सारा क्वेश्चन वही आ रहा है। ये लोग को पता है ना, डेज कैलकुलेशन स्टूडेंट कर ही लेगा। 4 ही तो है, रेसिडेंट के लिए 180 to 60 + 365, और ऑर्डिनरी के लिए 10 में से 2 साल, 7 साल में 730 दिन। ये लोग कर लेते हैं। ठीक है? हाँ सर। वही क्वेश्चन था, तो हम छोड़ रहे हैं इसको अब आगे। मेरा मेन रोल था आपको आज ट्रिक समझाने का, कहाँ मिस आउट कर रहे हो। देखो सब वही क्वेश्चन है, खाली बताओ इंडिया में टैक्स है कि नहीं। बड़े डिडक्शन में चंद्रलेखा मैडम? हाँ सर। बात समझ में आया हम क्या करवाना चाहता था? हाँ बस ठीक है। देखो क्या बोला, डिडक्शंस का क्वेश्चन है। हमको पता है ये चैप्टर बहुत जन का भूला भटका चैप्टर है। ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर ए हैज लॉस फ्रॉम रेगुलर बिजनेस ₹8 लाख एंड इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ₹11 लाख। मिस्टर ए का लॉस है रेगुलर बिजनेस से, ये सेट ऑफ का भी सब मिक्स किया है इसमें MCQ, है ना? हाँ। क्योंकि एक बिजनेस से लॉस, एक बिजनेस से इनकम है। हाँ। लेकिन कौन से बिजनेस से इनकम है? स्पेकुलेशन माने? इससे एडजस्ट नहीं होता। माने क्या था? अच्छा, मतलब कोई गैम्बलिंग या फिर किसी ऐसे बिजनेस। बेटा मरवाओगे आप टैक्स को हार्ट अटैक दोगे। ये ब्लंडर कभी मत बोल देना, स्पेकुलेशन मतलब गैम्बलिंग। स्पेकुलेशन बिजनेस, दैट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट आपका वो शेयर मार्केट वगैरह का बिजनेस है, शेयर मार्केट वगैरह का बिजनेस, आपका शेयरिंग में इन्वेस्टमेंट वगैरह का बिजनेस है, वही आपका बिजनेस है। मतलब आप शेयर वेंचर में पैसा लगाते हो, समझे? गैम्बलिंग बैटिंग वाला पे तो सीधा 30% टैक्स है, वो तो यहाँ बात ही नहीं करने का दरकार है। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलो सर इस पे आप जो पहला लाइन बोले थे वो करेक्ट है। इसका गेन नहीं, इसका लॉस किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता ना बेटा। हाँ, इसका लॉस नहीं। हाँ, लेकिन रेगुलर बिजनेस का लॉस इससे एडजस्ट हो सकता है। हाँ, है ना? हाँ। हाँ, तो नॉर्मल बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस के सामने हाथ फैला सकता है, स्पेकुलेटिव किसी से हेल्प नहीं ले सकता, उसका लॉस उसी के इनकम से एडजस्ट होता। ठीक है सर, तो मेरा मोटामोटी टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख। ठीक है, देखो बहुत MCQ है, 11 बार MCQ है। नेक्स्ट बोला, इन ऑर्डर टू अवेल कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए SSC मस्ट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट। डिडक्शन है कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है? हम डिडक्शन रिबेट नाम दिए इसको भाई, हम गड़बड़ नहीं किए ना। नहीं, कैपिटल नीचे डिडक्शंस का ही आया हुआ, सब डिडक्शन का। ठीक है, मेरे MCQ डाल दिया अपना गलती। चलो ठीक है, तो सर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को छोड़ के बेटा, कोई भी लॉस का अगर आपको कैरी फॉरवर्ड लेना है, आपको ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। यहाँ पे
नहीं सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी का, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का और फैमिली प्लानिंग का, तीन का। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अनएब्जॉर्ब डिप्री है अगर आपके पास, और अगर कोई फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर किया आपका कंपनी, ये तीनों का कैरी फॉरवर्ड आप लेट रिटर्न फाइलिंग में भी ले सकते हो। बाकी कोई भी लॉस हो, अगर आप विद इन द टाइम रिटर्न फाइल नहीं किए हो, आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, मतलब बाद में एडजस्ट करने का राइट नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे तो अनएब्जॉर्ब डिप्री बोला है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। नहीं, ट्रू है। 4 साल 8 साल अनलिमिटेड, याद करो, 4 साल 8 साल अनलिमिटेड, 3 कैटेगरी है। 4 साल में 2 बिजनेस है, मेंटेनेंस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस। इन दोनों के लॉस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस OMHR और स्पेकुलेटिव बिजनेस, इन दोनों के लॉस कितने कैरी फॉरवर्ड होंगे? 4 साल। अनलिमिटेड में 3 है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, एक है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर और एक कुछ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, बाकी सब 8 साल। माने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल, नॉर्मल बिजनेस का, रेगुलर बिजनेस का लॉस 8 साल, कैपिटल गेन का लॉस 8 साल, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही, और सैलरी का लॉस 8 साल। सैलरी का लॉस ही नहीं होता सर, तो उसका कैरी फॉरवर्ड का बात ही नहीं करना चाहिए। ठीक बात? इसका आंसर देख लो, 3 का क्या आंसर है? ठीक है, 3 का ये था ट्रू। अनलिमिटेड ये तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इन ऑर्डर टू अवेल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स टू बी सेट बिफोर ड्यू डेट। नहीं, फॉल्स है। अभी हम बताया था 3 चीज का, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, इनका लेट रिटर्न फाइलिंग पे भी एडजस्टमेंट अलाउड होगा। स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अ मैक्सिमम ईयर ऑफ, अभी बताया थे, बताओ। स्पेकुलेटिव लॉस 4 years। 4 years। ठीक है, देखो यहाँ पैकेट में लिखा भी रिपीटेड इन सम अटेम्प्ट्स, मतलब ये और भी अटेम्प्ट में आया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। अरे यार, चीज unabsorbed depreciation shall be allowed to be carried forward for any number of years, and such carry forward and unabsorbed depreciation may be set off against any income other than। unabsorbed depreciation किस इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता? सैलरी ए नंबर से नहीं हो सकता, बी में ना, क्योंकि PGBP आ गया, वरना बाकी ठीक था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं होता है ना। इनकम फ्रॉम ब्लैक मनी, सर इससे कोई एडजस्टमेंट ही अलाउड नहीं होता है। क्या क्या नाम देते हैं, लेकिन यहाँ PGBP डाल के फंसा दिया, वरना बहुत ANB आंसर हो गया, है ना। हाँ, क्योंकि PGBP से तो एडजस्ट चला होगा सर, बिजनेस के तो डेप्री होते हैं, उसी से नहीं करने देंगे तो फिर कहाँ से करने देंगे। When the assessee has loss from house property, the maximum amount of such loss eligible for set off against other permissible income is। हाउस प्रॉपर्टी का कितना लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। मान लो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस में 4.5 लाख का लॉस है, कितना एडजस्ट कर सकते हैं सेट अदर हेड से? मैक्सिमम 2 लाख। हाँ, 2 लाख। अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर, हाँ, अनलिमिटेड। हाँ, एनी नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, एनी नंबर ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट बोला, सुबू हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 1,10,000। ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25। फॉर हाउ मेनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर सच लॉस एलिजिबल फॉर कैरी फॉर पर्पस ऑफ सेट ऑफ। ये फालतू सुबू टूबू डाल के टाइम पास कर रहा है, सीधा पूछना चाह रहा है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 8 साल, 2 ही 4 साल है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हाउस रेसेस और स्पेकुलेटिव 3 ही अनलिमिटेड है। फैमिली आप 2 ही याद रखो, अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन और फैमिली प्लानिंग 2 ही अनलिमिटेड आपके लिए, और बाकी सब 8 साल। तो 2 है, बाकी सब 8 साल। ठीक है, अगला वाला मुझे प्रैक्टिकल पूछा है, चलो आया फाइनली, डिडक्शन चैप्टर से MCQ आया। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 50C 80CCC, ये 50C नहीं 80C होगा,
50C कुछ है ही नहीं, पागल हो गए। 80C, 80CCC, 80CCD सब मिला के आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? 1.5 लाख। 1.5 लाख, ठीक है। हाँ। माधव इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। हिज फादर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन हिम and suffering from 90% disability, ठीक है। Madhav has incurred an amount of 85,000 for maintaining and medical treatment of his father. The amount of deduction of 80 DD for the Income Tax Act. 85,000, 1.5 लाख, 1,25,000 की 50,000। 80 DD में एक बात याद है, 1 रुपया भी खर्चा करो चाहे, अगर वो डिपेंडेंट डिसेबल है तुम्हारे ऊपर, हाँ वो सीवियर आया बेटा, रुको, अगर वो सीवियरली डिसेबल है तो 1,25,000 और नॉट सीवियरली डिसेबल्ड है तो 75,000, ठीक है। हाँ। इसमें 11 नंबर में सी होना चाहिए, 11 नंबर में सी है, ठीक है। याद आया? आप जो बोल रहे हो ना बेटा, जितना किया पूरा मिल जाएगा, वो 80 DD भी है, डरावनी बीमारियां। हाँ। और DD माने डिपेंडेंट डिसेबल या डिसेबल डिपेंडेंट। हम डीडी सोच के वही सोचते डीडी भी है ना, DD इसीलिए मैं बोला पूरा होगा। DD भी, DD 3 है। हाँ। डी हो गया मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पहला डॉक्टर इंश्योरेंस होता है, मेरा याद करने का तरीका। डी माने डॉक्टर और पहला डॉक्टर इंश्योरेंस होता है, ठीक है। चलो लास्ट, अमाउंट रिसीव बाय नॉमिनी ऑफ एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रेफर टू सेक्शन 80 CCD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ड्यू टू डेथ ऑफ एसएससी इज एग्जम्प्टेड अप टू। मतलब तुम पेंशन वाला में पैसा डाल रखे हो एनपीएस में, तुम्हारे डेथ के बाद तुम्हारे नॉमिनी को पैसा मिल रहा है, कितना उसको टैक्स में एग्जम्पशन होगा? 100%, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूट द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर मिस्टर नीरज। अच्छा मेरे लिए ही है, वेरी गुड। मेरा नाम का स्पेलिंग गलत है, ना ही है मेरा नाम। 24-25 का असेसमेंट ईयर का। इफ मिस्टर नीरज हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम अंडर 115 BAC। मतलब नॉर्मली हमको नया रूल क्या बोलता है? नया रूल क्या बोलता है? हमको नया सिस्टम में रहना है या पुराना, वो हमको डिसाइड करना है। तो हम नया में नहीं रह रहे, तभी हमको इंश्योरेंस का ये सब का छूट मिलेगा। नया में तो ये सब है ही नहीं। अपने को एक क्लास उसका भी करना है, भूल गए अपने ओल्ड और न्यू में क्या क्या डिफरेंसेस है जो याद रखने के हैं, ठीक है। हम वो चार्ट बना के रखेगा, आते ही एक क्लास कर लेंगे। 15-20 मिनट 25 मिनट का एक क्लास, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं है वो, लेकिन वो करना है, याद रखना एकदम, ठीक है। 2 चीज आते ही रिमाइंडर दोगे। एक, अकाउंट्स में कौन कौन सा चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर मेरे साथ करना है, उसका PDF चाहिए हमको। और दूसरा ये ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो सर यहाँ पे ओल्ड में रहते तब तो वैसे ओल्ड में रहने पे ये डिडक्शन मिलेगा भी 80C का। चलो ठीक है। वो LIC में पैसा लगाया, ओन कैपिटल सम एश्योर्ड 2 लाख और उसका प्रीमियम भर रहा है 25,000, तो खुद का LIC का डिडक्शन मिलता है तो 80C में। हाँ सर मिलता है, लेकिन कितना? पॉलिसी का एश्योर्ड वैल्यू का 10% या फिर प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। तो 2 लाख का 10% कितना है? 20,000। प्रीमियम पेड है 25,000, तो हमको 20,000 का छूट मिलेगा। हाँ। ये देखो हमको 20,000 का छूट मिलेगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर ब्रदर लाइफ डिपेंडेंट ऑन नीरज, भाई बहन के लिए ये इंश्योरेंस नहीं है, 80C में नहीं है, नहीं मिलेगा। सन मेजर सन डूइंग बिजनेस, सर बेटा बेटी खुद के लिए और स्पाउस के लिए, बस यही है। कौन है? ओन, स्पाउस और चिल्ड्रन, बस यही कवर्ड है इसमें। तो बेटा का मिलेगा, हाँ वो कुछ भी करो सर, डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट हो, आप उसका LIC भर रहे हो, आपको रिडक्शन मिलेगा, तो वो भी मिल गया। नेक्स्ट बोला कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी पैसा डालिए। हाँ सर बिल्कुल मिलेगा, जहाँ डालिए 1.5 लाख तक जहाँ डालिए ना। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन,
फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट लेट आउट। हम उसको किसी को ट्यूशन फीस के लिए दिया सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या पर्पस के लिए दिए। आप घर के लिए लोन लिए, इंटरेस्ट कहाँ छूट मिलेगा सर? आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में वो सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ छूट मिल जाएगा 80C, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ रिपेमेंट ऑफ लोन बोला है तो पूरा मिल जाएगा, मतलब ये लोन है इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मिल जाएगा सर। लास्ट बोल रहा है पार्ट टाइम, ये क्या बोल रहा है? पार्ट टाइम परस्यूड बाय वाइफ, ये तो कोई इनकम लग रहा है ना वाइफ का, कि वाइफ कहीं पार्ट टाइम। ट्यूशन फीस वाला। ओ अच्छा, बाप रे बाप। अच्छा, हमको लगा वो जो लोन पे घर लिया है वो ट्यूशन फीस में देने का बात कर रहा है। नहीं बेटा, हाँ ठीक है, ट्यूशन फीस फॉर एमकॉम परसुएडेड बाय वाइफ। अच्छा, वाइफ को पढ़ाने का ट्यूशन फीस भरा है सर, वो खाली अपने बच्चों को पढ़ाने का ट्यूशन फीस अलाउड है, वाइफ को नहीं। बच्चों को पढ़ाने का ट्यूशन फीस जितना भरते हो, याद है हम आपको बताया भी था हाँ। कि आप लोग अपना कॉलेज का ट्यूशन फीस का स्लिप निकाल के देखना, पापा को बोलना क्लेम कर लेंगे, ठीक है। तो सर उसको 1,80,000 में आ रहा है, मिल जाएगा पूरा 1,00,000 की, इसमें भी कोई झमेला है? मिल जाएगा। मिल जाएगा सर, 1.5 लाख तक मिल जाता है। नेक्स्ट करते हैं, मिस्टर परवीन कुमार एज 59 ईयर हैविंग ग्रॉस टोटल इनकम 27,50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, incurred expenditure of 1,30,000 during mentioned year on medical treatment of his dependent father 80 years. ट्रीटमेंट है, ठीक है। Who is suffering from chronic disease specified in section 80 DDB, डरावनी बीमारियां, ठीक बात। चलो, ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 26,000, ठीक है, ये भी मिल जाएगा 80D में मेडिकल इंश्योरेंस। डिटरमाइन TI यानी टोटल इनकम निकालो मिस्टर प्रवीण कुमार का, और असेसमेंट ये 24-25। इफ मिस्टर प्रवीण कुमार एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अरे ये तो हर बार बोलेगा, क्योंकि अगर इनको डिडक्शन कैलकुलेट करवाना है तो इनको बताना पड़ेगा कि वो नया सिस्टम में नहीं पुराना सिस्टम में रह रहे टैक्स का, ओल्ड रिजीम में। क्यों सर? न्यू रिजीम में डिडक्शंस में खाली एक ही अलाउड है, वो बताएंगे जब उस दिन क्लास करेंगे 15-20 मिनट का। न्यू रिजीम में एक ही अलाउड है, ठीक है, वो न्यू पेंशन स्कीम वाला 80CCD, न्यू पेंशन स्कीम वाला जो है 80CCD, बस वही अलाउड है। और नया टैक्स सिस्टम में, इसीलिए तो इसको गवर्नमेंट क्या बोलता है, 7 लाख तक रिबेट दे रहे हैं, टैक्स का रेट कम कर दे रहे हैं, बट डिडक्शन सारा भूल दो, ठीक है। तो सर यहाँ पे बात, उसका GTI कितना है? 27,50,000। 80D का मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम का मिलेगा, खुद के लिए कितना है? हाँ सर मिलेगा। खुद के लिए कितना है मेडिकल इंश्योरेंस का छूट? अमाउंट पेड और 25,000, और पेरेंट के लिए अगर सीनियर सिटीजन है पेरेंट तो अमाउंट पेड या 50,000। यहां सर यही नहीं पता चला, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। जहां बोल रहा है एंड ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 26,000, किसके लिए भरा है? क्योंकि ऊपर बताते हुए आ रहा था कि पापा बीमार है, पापा का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो लाइन पढ़ के तो हमको भी लगा था कि पापा का मेडिकल इंश्योरेंस भरा है, बट क्वेश्चन साइलेंट रहे तो मान के चलेंगे नहीं, पेरेंट का नहीं खुद का भरा है। पेरेंट के लिए भरेगा तो बता देगा क्वेश्चन अलग से, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी पेरेंट के लिए भरा है, ठीक है। हाँ। तो सर यहाँ पे 25,000 मिलेगा, 26,000 प्रीमियम भरा है, बट खुद के लिए भरने पे 25,000 या अमाउंट पेड और 25,000 विच इज लोअर, और पेरेंट के लिए भरने के लिए अमाउंट पेड और 50,000 विच इज लोअर, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए, सॉरी पेरेंट नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए, फिर वो कोई भी हो। और दोनों का अलग अलग छूट है, खुद के लिए भरता अलग मिलता, पेरेंट के लिए भरता अलग मिलता, खुद के स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए भरता अलग मिलता, पेरेंट के लिए भरता अलग मिलता, ठीक है। और ये 25-50 वाला रूल दोनों जगह एप्लीकेबल है। और 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन ओवरऑल फिर वो 25 या 50 क्रॉस नहीं होना चाहिए, फिर ये मिल जाएगा। अब आए 80DDB, 80 ईयर्स वाला है और ऐसा बीमारी है जो 80DDB में अलाउड है, तो आप बता ही दिया, वो आपको बता देगा सर, हमको बीमारी का लिस्ट थोड़ी नहीं याद करके जाना,
कौन सा 80 DB में अलाउड और कौन सा नहीं। वो डरावनी बीमारियां बहुत सारी है बेटा, और ऐसा है कि नाम ही नहीं पता। बीमारी है कि अंग्रेज का नाम नहीं पता, ऐसा नाम है। तो सर क्वेश्चन बता देगा कि उस कवर्ड है उस बीमारी में कि नहीं। चलो ठीक है, 80 DB में कवर्ड है। कितना लिमिट है वहां पे? सर नॉर्मल सिटीजन के लिए अमाउंट पेड और 40,000, सीनियर सिटीजन के लिए अमाउंट पेड और 1 लाख। ठीक है, कितना भरा है पापा के लिए? वो अमाउंट बताया 30,000। कितना मिलेगा मैक्सिमम? पापा सीनियर सिटीजन है तो हाँ सर 80 years का। सर खुद ही 59 का है, तो पापा तो सीनियर सिटीजन होना। अच्छा कभी कभी लोग बदमाशी करता है, वहां लिखेगा नहीं पापा सीनियर सिटीजन है, पहले मैं लिख दिया ना 80 years है। ये तो क्वेश्चन शरीफ था। अगर क्वेश्चन अपनी शराफत छोड़ देता तो बताता नहीं, अरे सर ये थोड़ा कॉमन सेंस भी है, खुद 59 ईयर का तो पापा 59 से कम का हो सकता है क्या? हो तो सकता है। हाँ वो दूसरे केस में हो सकता है। एक 40 साल का आदमी 60 ईयर का आदमी को गोद लिया, हाँ तो हम उसका पापा हो गया ना। हम अगर हम 40 साल का है, हम किसी 60 ईयर का आदमी को गोद ले ले सर टैक्स पढ़ाते पढ़ाते अब कहीं और चले गए। चलो ठीक है सर, जनरली बताता नहीं तो भी दिमाग में रखते कि पापा भी सीनियर सिटीजन। चलो ठीक है, तो कितना मिलता है? अमाउंट पेड और 40,000 नॉर्मल के लिए, और अमाउंट पेड और 1 लाख सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहाँ पे 1 लाख है, 1,30,000 है तो 1 लाख मैक्सिमम मिलेगा। विच एवर लोअर है, विच एवर लोअर अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर लोअर। खाली एक 80 DD है बेटा, या फिर तू 1 रुपया भी खर्चा कर तो भी तेरे को 1.25 लाख या 75,000 का छूट मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ये दोनों माइनस कीजिए तो उसका टैक्सेबल इनकम आ गया 26,25,000। समझे? हाँ सर। आगे बढ़ाते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे मिस्टर गंगाई अमारन एज 50 years incurred the following expenditure: मेडिकल एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन डिपेंडेंट फादर, एज 82 years है, जिसके ऊपर 30,000 खर्चा कर रहा है। मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ नॉन डिपेंडेंट मदर, उस पर भी 25,000 खर्चा कर रहा है, एज 73 years है। मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सर्जरी अंडरगॉन बाय हिम सॉरी, मतलब खुद का सर्जरी हुआ उसका भी 50,000 पेमेंट किया है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर नॉन डिपेंडेंट मदर है। अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस ऊपर वही 2 बार मदर कैसे आई है? ऊपर बोला था मदर का मेडिकल एक्सपेंडिचर क्या हो, यहाँ पे इंश्योरेंस पर है 35,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ पेड बाय चेक 27,000। प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप पेड इन कैश फॉर हिमसेल्फ 7,000। बोल रहा है उसको 80D में कितना एग्जम्पशन मिलेगा कैलकुलेट करके बताओ, अगर वो नया सिस्टम में नहीं जा रहा है तो। सर नया सिस्टम में जाता तो मजा आ जाता, हम 0 लिख के आते काम खत्म हो जाता समझ ही नहीं बनता। चलिए ठीक है, तो देखो एक एक करके लिखा। पहले बोला ट्रीटमेंट ऑफ नॉन डिपेंडेंट फादर एलिजिबल है कि नहीं? सर डिपेंडेंट फादर एलिजिबल है। हाँ एक बात बताए बेटा, वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन एलिजिबल है, फादर मदर को डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट कुछ नहीं लिखा हुआ है। मेरा बात दोबारा याद कर लो, खुद स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट, पेरेंट में कहीं वर्ड यूज नहीं किया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक बात? हाँ सर। एलिजिबल है। कितना खर्चा किया वो? 30 किया है तो 10 का छूट क्यों मिला? ये क्या किया? 30,000 किया ना खर्चा, तो गलती कर दिया। अच्छा 30 ही है वो, हमको 10 दिखाई दे रहा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पूरा मिल गया। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ नॉन डिपेंडेंट मदर। सर नहीं फर्क पड़ता डिपेंडेंट है कि नॉन डिपेंडेंट, लेकिन एक झमेला फंसा। पापा का वो इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा था, मम्मी का तो इंश्योरेंस भी लेके रखा है। वहां कितना भर रहा है? 35,000, और ट्रीटमेंट पे खुद भी खर्चा कर रहा है 25,000। कितना मिल सकता है एक पेरेंट के पीछे? 50,000। ठीक है ना? यहाँ पे
35 क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम कर ले रहे हैं। से एक बात बताइए ना, आप मेडिकल इंश्योरेंस करा के पूरा पैसा कभी खुद खर्चा करेंगे भी नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस है आपको, वो किस लिए है? तो गवर्नमेंट बोलते है चालूगिरी मत करो, हम मिला के 50,000 देंगे। 30,000 क्या लिखा है? डिडक्शन सर्विस सीनियर सिटीजन बट लिमिटेड टू 50,000, ठीक है। 30,000 एग्जॉस्टेड इन वन अबव। ओ अच्छा, पेरेंट मिला के 50 है बेटा, पेरेंट मिला के 50 है ना। पापा पे 30 क्लेम कर लिया तो अब और कितना क्लेम कर पाएगा मम्मी पे? 20। मतलब मेडिकल इंश्योरेंस भी भूल जाना आगे जाके। गवर्नमेंट बहुत चालू है, ठीक है। खुद का सर्जरी पे 50,000 खर्चा किया, मिलेगा क्या 80D में? नहीं मिलेगा ना। 80D खुद के लिए नहीं है, ये सॉरी 80DD भी में खुद के लिए नहीं, 80D पूछा है। अब तो उस सर्जरी पे खर्चा की है वो नहीं मिलेगा खुद के लिए, ठीक है। वो 80U में मिल जाएगा ना, याद है एक सेक्शन 80U वहां मिलेगा। यहाँ पे आपको खाली 80D का पूछा है क्वेश्चन, ठीक। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वो सेल्फ पेड बाई चेक, हाँ ये मिलेगा। कितना मिलेगा मैक्सिमम? 27,000 दिया खुद के सेल्फ के लिए, 25 मिलेगा सर, क्योंकि खुद सीनियर सिटीजन नहीं है। और यहाँ 25 क्लेम कर लिया, 5,000 अब हेल्थ चेकअप में डाला है, वो मिल नहीं पाएगा क्योंकि टोटल खुद के लिए मैक्सिमम 25 ही मिल सकता है। तो पूरा का पूरा वो इंश्योरेंस में यूज कर लिया तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कृष्णा इज एम्प्लॉयड इन XYZ लिमिटेड, ही गेट बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ एंड DA इक्वल टू 40% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 24,000, ठीक है, पर मंथ। 50% ऑफ DA इज अलाउड फ्रॉम पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी 12,000 रिटायरमेंट पार्ट का होगा DA। तो 80,000 उसको पर मंथ बेसिक मिल रहा है। DA है 80,000 का 40% 24,000, लेकिन उसका 50% ही रिटायरमेंट बेनिफिट में, मतलब 12,000 DA रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। सर 32,000 होगा ना? 8,432 40%। हाँ सॉरी हाँ 8,432 में 8,424 क्योंकि हमको भी नहीं पता। 8,432 32 का आधा 16,000। 16। हाँ ठीक, ये हो गया। बोथ कृष्णा एंड XYZ लिमिटेड कंट्रीब्यूट 12% ऑफ बेसिक सैलरी टू न्यू पेंशन स्कीम। कृष्णा खुद भी और कंपनी भी 12% उसका NPS में डालता है, ठीक है सर। अब आपको बताया 80CCD है ये, हाँ ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम 80CCD। बोलता है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड ओन कंट्रीब्यूशन इन हैंड ऑफ कृष्णा इफ कृष्णा हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ABC 15 ABC, ठीक है, वो अलग बात हो गया सर। यहाँ पे बोल रहे टैक्स ट्रीटमेंट निकालो। कृष्णा का इनकम कितना आ रहा है? 80 + 16 कितना होगा? 96। और 96,000 का फिर 12% उसका बेसिक का उसमें जा रहा है। 80 + 16 96, सॉरी 96,000 तो पर मंथ हुआ ना। हाँ। इंटू 12 साल का निकालो। 11,52,000। यहाँ पे पागल लोग 1,15,200 लिखा है, ठीक है। एक और 1 ऐड करना भूल। 11,52,000। अच्छा एक 1 नहीं, 11,50,000 जीरो ऐड करना भूल। अब उसका 12% बॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ। ये लो, रुको पागल है, रुको। 96,000 पर मंथ सैलरी है, 96,000 का 12% निकालो तो 11,520। हाँ ये आ रहा है 1,15,200। नहीं ये भी गड़बड़ हो रहा है, वो तो 11,500। वही तो हो रहा है। ये 9,60,000 बेसिक सैलरी। कैसे बेसिक सैलरी? वो अच्छा 80,000 इंटू 12 करो, हाँ 9,60,000 और 12% ऑफ बेसिक ही तो डाल रहा है, DA तो डाल ही नहीं रहा है। अरे यार क्या कंफ्यूज किया क्वेश्चन। देखिए अपने दिमाग में DA डाल दिया ये लोग, तो अपने DA को पकड़ के भी काम करने लग गए।
और क्वेश्चन देखो क्या था, कितना डाल रहा है पेंशन स्कीम में? 12% ऑफ बेसिक सैलरी। खाली बेसिक सैलरी, और अपने सब कुछ लेके उसका 12% निकालने बैठ गए। खाली बेसिक कितना है? 80,000 इंटू 12, 9,60,000 साल का। इंटू 12%। हाँ, 9,60,000 का 12%, 1,15,200। हाँ इतना उसका न्यू पेंशन स्कीम में जा रहा है। ठीक है। हाँ अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो लिखा, कृष्णा का जो कंट्रीब्यूट है पेंशन स्कीम में इज अलाउेबल डिडक्शन इन सेक्शन 80 CCD1, लेकिन कितना मिलेगा? 10% ऑफ सैलरी। और यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, जितना रिटायरमेंट का पार्ट भी है। तो कितना था उसका बेसिक प्लस डीए मिला के? 96,000 पर मंथ। डीए वो जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, इंटू 12 करने पे कितना आ रहा था? इंटू 12 करने पे कितना आ रहा था? 11,52,000। 11,52,000। उसका 12% वो भर रहा है? नहीं, वो तो भर रहा है बेसिक का 12%, सॉरी 96,000 का 12%, 1,15,200 वो भर रहा है। हाँ उतना ही उसका बॉस भी भर रहा है। हाँ, तो जो खुद भर रहा है ना, उसमें कितना छूट है 80 CCD1 में? जितना भर रहा है, या 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। और यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो जो आप निकाले थे 11,52,000, उसका 10% कितना होगा? 1,15,200। वाह, कितना घुमा के निकाला, लेकिन वही फिगर पहुंचा दिया। देखे, समझ में आया क्या हुआ? अलाउड है बेसिक प्लस डीए का 10% मैक्सिमम, या फिर अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉई। कृष्णा का कंट्रीब्यूशन बोल रखा यहाँ पे, एम्प्लॉयर नहीं। तो हमको पहले बेसिक प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, डीए मतलब 96,000 पर मंथ, जो हम लोग निकाले थे 80 + 16, उसका इंटू 12 की 11,52,000, उसका 10% निकालिए। इतना एलिजिबल है, इतना या फिर जितना डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर। ठीक है। अब उसका डिपॉजिट कितना हुआ उसके सैलरी से कट के, वो है खाली बेसिक का 12%। बॉस बेसिक का 12% काट के डालता है। तुम्हारा बेसिक कितना है? 9,60,000। 9,60,000 का 12% भी वही आ रहा है, 1,15,200। तो जितना एलिजिबल हो उतना ही आ रहा है। कमाल का सम बनाया भाई, फिगर ढूंढा है। ठीक है, मतलब पूरा उसको छूट मिल जाएगा। सही बात। लेकिन ओवरऑल लिमिट याद रखना, सारे 80C का सेक्शन मिला के 1.5 लाख लिमिट है ना? हाँ चलो ठीक है, ये AC CCD1 में पूरा मिल गया। अब बॉस के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? तो 80 CCD1 में नो डिडक्शन इज परमिसेबल एज द होल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज एग्जॉस्टेड अंडर 80 CCD। अबाउट डिडक्शन 1,15,200 विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बॉस वाला डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम उसका अलाउड होता है 1,15,200, और वो उसी का कंट्रीब्यूशन से कवर हो गया, है ना? मैक्सिमम 1.5 लाख। मेरा बात अभी भी नहीं समझे, पहले हम 80 CCD का बात कर रहे हैं। अच्छा, 80 CCD में मैक्सिमम डिडक्शन उसको मिलता बेसिक प्लस डीए का 10%। मेरा बात अच्छे से समझना, मैक्सिमम डिडक्शन दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज बोथ कंट्रीब्यूशन। उसको बेसिक प्लस डीए, डीए भी वो जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, उसका 10% मैक्सिमम अलाउड है। वो आ रहा है 1,15,200। उसका खुद का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही आ गया। अगर उसका खुद का कंट्रीब्यूशन 1 लाख आता बेटा, हाँ, अगर उसका खुद का कंट्रीब्यूशन भी 1 लाख आता, तो अभी भी और कितना अलाउड होता उसको लेना? 15,200। ये उतना वो बॉस वाला कंट्रीब्यूशन का भी छूट ले लेगा। अच्छा, तो तरीका क्या हुआ 80 CCD न्यू पेंशन स्कीम कैलकुलेट करने का? और मेरा एक गलती हो गया बोलने में, यहाँ पे वो 1.5 लाख वाला लिमिट नहीं है, वो 1.5 लाख वाला लिमिट इस सेक्शन को छोड़ के 80C का। ठीक है, मतलब ये 1.5 लाख से अलग है। वो 1.5 लाख भी अगर तुम्हारा हो जाता ना बाकी सेक्शंस मिला के, वो LIC FLIC वो सब मिला के,
तो भी अलग से मिलता। आई रिपीट, अच्छा। ये न्यू पेंशन स्कीम 80CCD1 और 80CCD1 भी ये वो 1.5 लाख का लिमिट के परव्यू के बाहर है। तुमको जितना यहाँ होगा, यहाँ का लिमिट अपना अलग है। तो यहाँ का लिमिट क्या है सर? आपका बेसिक प्लस डीए का 10% मैक्सिमम। पहले तो ये याद करो, याद हुआ? हाँ। अब पहले वो निकाल के रख लो, वो आ रहा है 1,15,200। अब निकालो अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, वो तो पूरा क्लेम कर लो। लेस से अगर अपना कंट्रीब्यूशन 90,000 है तो वो पूरा मिल जाता। अभी भी कितना बच जाता? 25,200। हाँ। वो मिल जाता बॉस वाला कंट्रीब्यूशन। अपना कंट्रीब्यूशन 60,000 आता, बॉस का भी 60,000 होता तो पूरा मिल जाता है ना। 60 एक 20 नहीं पूरा नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता। 60 तो एक 20 हो जा रहे। पहले अपना वाला पूरा अपना मिलता। 60 पूरा लेते और 1,15,200 माइनस 60,000 जो भी फिगर आता उतना बॉस का ले लेते। अपना 50 बॉस का भी 50 होता तो दोनों का ले। तब पूरा मिल जाता 1 लाख। हाँ, तो यहाँ पे एक बात लिखा है, ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ये भी ये 1.5 लाख के परव्यू के बाहर है। इट इज आउटसाइड द ओवरऑल परव्यू ऑफ 1,50,000 वाला जो बात है, सारा 80Cs मिला के। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट वाला भी 80C वाला ही पूछा आपसे, एक बार इसको करना खुद से। ये वही है 80CCD वाला, ये आप करना है, तो नहीं होगा तो हमको बोलना, अपने आप करके देखना। 80CCD वाला, ये तो LIC वाला है, ये वाला तो सिंपल है LIC वाला तो, और ये वाला भी, हाँ ये वाला वो 80G वाला, ये कर लेते हैं। मिस माधुरी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिविटी पेड ₹30,000 टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन फंड। गरीबी हटाओ फंड में पैसा डालो। She has also paid rent for residential premises of 25,000 per month. She also has not owned any out property. Her GTI is 6.5 lakh. She has not claimed any other deduction under Chapter 6C. ठीक है, वो मतलब एक गरीबी घटाओ फंड में भी डाली है 30,000। अपने घर का भाड़ा दे रही है, घर का भाड़ा दे रही है, कौन सा सेक्शन होगा? 80GG, घर घर, ठीक है जी। और उसका GTI 6.5 लाख है। चलो थर्ड केस ये रहा। तो व्हेन अ पर्सन एंगेज इन बिजनेस द अमाउंट ऑफ डोनेशन गिवन टू नेशनल प्रोडक्शन फंड इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन। अच्छा, वो बिजनेस में है, वो पढ़े नहीं थे। एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, वो बिजनेस को ये सब छूट अलाउड नहीं है ना। डोनेशन फोनेशन तो पढ़े, याद है PGBP में। हाँ। बिजनेस को डोनेशन का कोई छूट अलाउड नहीं है। हाँ फंसाता है, देखते हो, एक लाइन में कहानी को घुमा के रख दिया, कोई याद ही नहीं है PGBP वाला बात किसी को। एज पर 80GG घर घर वाला में कितना छूट मिलेगा? या तो 5,000 पर मंथ, या 25% ऑफ टोटल इनकम, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, विच एवर इज लोअर, उतना छूट मिल जाएगा। तो 5,000 इंटू पर मंथ 12 मतलब 60,000। टोटल इनकम कितना उसका? 6 लाख समथिंग था ना। 6,50,000 का 25% कितना होगा? 6,50 का आधा 3,25 का आधा 1,62,500। 1,62,500 यार ये मिलेगा या तो, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। रेंट कितना पेड करिए वो घर में? 25,000 पर मंथ, यानी साल का 3 लाख। हाँ। माइनस 10% ऑफ 6,25,000 मतलब 65,000। ये आ रहा है 235। तो 235, 1,62,500 और 60,000, कौन सा लोअर है? 60। तो 60 उसको 80GG में छूट मिल गई। और हर बार एक लाइन लिख दे रहा है कि वो न्यू सिस्टम ऑप्ट नहीं कर रहा है तभी। यहाँ क्वेश्चन में साइलेंट था तो मान ले रहे कि न्यू सिस्टम में ऑप्ट नहीं कर रही है तो मिलेगा, अगर ऑप्ट करती तो ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हम लोग को तो न्यू सिस्टम में ही करना है ना, मतलब नहीं अभी नहीं रियल लाइफ में तो आपको न्यू सिस्टम में ही करना है। नहीं जरूरी नहीं है बेटा, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना SSC को।
सर ऑप्शन तो कुछ दिन बाद बंद कर देंगे हाँ, ना। ये आपका पॉइंट करेक्ट है। जब तक आप पास आउट करोगे ऑप्शन का जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो सर पे क्या चीज है सर?